चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हम लोगों ने शिवालिक के बारे में पढ़ा था। एक क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। जैसे देखो, याद होगा आप जब हम लोगों ने म्यांमार पढ़ा था तो वहां पे दो पर्वत पढ़े थे, याराकान और पेंगू। ठीक है, दोनों याराकान योमा और पेंगू योमा, याद है ना? दोनों के बीच से कौन सी नदी बहती है? हेलो। तेरे रावदी। इरावदी, ठीक है। याराकान योमा और पेंग, ठीक है। ये दोनों क्या नाम था? पेगु योमा। एक इरावदी नदी बहती है, उसको 100% याद रखना। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्थित है? मतलब कि नॉर्थ से साउथ कौन सा क्रम सही तौर से व्यवस्थित है? ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ पर्वत श्रृंखला के क्रम। ठीक है, ऑप्शन ये लिखिए। नंबर फर्स्ट, पटकाई भूमि। पटकाई भूमि। ऑप्शन बी, पटकाई भूमि। ऑप्शन बी, विश्मी विश्मी हिल। सी लिखिए। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पटकाई भूमि लिख लिया। उत्तर तो सजाना है ना हमें, नॉर्थ टू साउथ। पहले लिखो पस्काई, ये पटकाई भूमि, विश्मी, विस्मी, नागा और ग्यारह कान युमा। ठीक है, दूसरा है विश्मी, नागा, काईबून, ग्यारह कान युमा। तीसरा लिख लीजिए, नागा, नागा हिल है, नागा हिल, नागा, विश्मी, पटकाई बून। पर्वत लिखा है ना, पर्वत और हिल्स ऑब्लिक डाल करके हिल भी लिख देना। और ग्यारह कान युमा। और नेक्स्ट लिखिए डी, मिसमी, मिशमी, मिसमी हिल, फिर पटकाई बूम, बूम है। ठीक है, पटकाई बूम और नागा, नागा हिल और ग्यारह कान। कौन सा आंसर सही होगा? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, पर्वत या पहाड़ों की जो रेंज है उसकी श्रृंखला को उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा सही क्रम है? सर ये डी वाला होगा, मिस्री पटकाई गुम नागा ही लहरा का नाम। डी होगा, ठीक है। मिसमी किधर है? मिस्री मिस्री अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बूम? वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम देखो एक बार ध्यान से, तो जो
थोड़ा सा ये जो पटकाई भूम जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का हिस्सा आता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पे देखिए। ठीक है, और नागा, नागा हिल और यारा का नागा नियोमा, नागा याद होगा यारा का नियोमा के बारे में हम लोगों ने। नागा का नाम है हैदराबाद में। हाँ, ठीक है, और ये पढ़ा था कि ये क्या है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में एक तरह से सीमा का निर्माण करता है। वो ये अरावली का एक तरह से देखा जाए कि सीमा है ये। ठीक है, तो एक यहीं पे नोट डालिए, नोट डाल लो और लिखिए कि हिमालय पूरब में दिहांग गॉर्ज, दिहांग दिहांग गॉर्ज, हिमालय पूरब में दिहांग गॉर्ज, लिख लिया। हिमालय पूरब में दिहांग गॉर्ज से उत्तर दक्षिण, जो देखो दिहांग गॉर्ज है ना, यहाँ से उत्तर दक्षिण झुकाव के कारण ये क्या होता है कि दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसे, इसका ऐसे लिख लो, यहाँ से क्या होता है, दिहांग गॉर्ज से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और इस क्रम में देखें तो देखो जब वो नीचे मुड़ती है ना, तो दिहानगढ़ से उत्तर दक्षिण। हाँ दक्षिण, दक्षिण वहां जो दक्षिणी का सर क्या झुकाव। लिखना है? जब से कहाँ थे आप? मैं सर मैच भी देख रहा था और ये सुन भी, ये तो क्वेश्चन था। वो काना साहब का नहीं दोनों का। इसमें हाँ, चलो कोई नहीं, मैंने बताया कि देखो जो क्वेश्चन था ना ये। क्वेश्चन था, वो अब आए हैं आप। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्थित क्रम दर्शाता है। ठीक है, इसमें जो आंसर है वो है जी मिसमी, जी पटकाई गुम, नागा और याराकान योमा। ठीक है, तो ये जी सही व्यवस्थित क्रम है इसका। और इसके बाद मैंने बोला कि जो हिमालय की बात जो हम करते हैं ना, हिमालय अगर हम पूरब की ओर आए तो ये दिहांग गॉर्ज से, दिहांग गॉर्ज का जो झुकाव है उत्तर दक्षिण की ओर, यहाँ से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दक्षिण की ओर ये मुड़ करके हाँ, देखते हैं जहाँ कि हम ब्रह्मपुत्र नदी खड्ड बनाती है, जहाँ अरुणाचल प्रदेश जहाँ और ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग दिहांग नदी खड्ड बनाती, महाखड्ड। जो ये ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, नागालैंड हो गया। ठीक है, नागालैंड, उसके बाद नीचे हम नागालैंड में है, फिर एक मिजो हिल है सबसे नीचे। ठीक है, तो यहाँ मिजोरम में मिजो हिल भी है, और इधर म्यांमार है। और नीचे देखो जब यहाँ पे हमने जब पढ़ा था तो दो पर्वत रेंज के बारे में पढ़ा था म्यांमार के साथ, एक था याराकान योमा और पेंगु योमा, दोनों के बीच में इरावदी नदी देखे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ जो क्रम है उस क्रम को लिख लीजिए, क्रम। ये थोड़ा सा ऊपर में स्पेस छोड़ देना। ठीक है, ऊपर में सर स्पेस याराकान योमा और एक और कौन सा पर्वत बताया आपने? पेंगु योमा, ठीक है। याराकान योमा और पेंगु योमा, ये दोनों के बीच में लिखवाया तो था जब म्यांमार पढ़ाया था। तो देखो इसके नीचे हाँ, आप इरावदी नदी। इसके नीचे रेंज है, उसमें आप लिख लीजिए सबसे पहले। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में देखोगे जहाँ पे इंडस ये जो क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र, इंडस नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जो नीचे की ओर मुड़ती है इंडिया में, वहां पे देखो एक मिसमी हिल होगा इसमें। ठीक है, सबसे ऊपर में तो लिख लीजिए मिसमी हिल, नंबर फर्स्ट मिसमी हिल, देख लो मैप पे दिखा मिसमी। मिसमी से नीचे देखिए पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, पटकाई बूम, पटकाई। मिसमी मिसमी हिल के पास ब्रह्मपुत्र नदी 7 टर्न लेती है। हाँ हाँ, तो थर्ड लिख लीजिए, मिसमी हो गया, पटकाई बूम हो गया, उसके बाद पटकाई गुम, फिर नागा नागा, हिल।
नागा लिख लीजिए, नागा हिल। हाँ। और चौथा फिर मिकिर हिल्स। मीजो, मीजो, मीजो नहीं, मिकिर हिल्स भी तो है सर। है। मिकिर मिकिर। मिकिर, मिकिर की पहाड़ी। क्या हाँ कह रहे हैं? धीरे से बोलिए, धीरे से थोड़ा। सर, मिकिर हिल्स भी तो है। हाँ, तो मिकिर हिल्स ये चला जाएगा किधर? मिकिर हिल्स जो वहां पे आप बरेल देख रहे होंगे, बरेल रेंज, मिकिर हिल्स, ठीक है। और ये जो इसके बाद आप वहीं पे गारो खासी जयंतिया है, ठीक है। ये वहां पे ठीक है। तो मिकिर हिल आपको, मिकिर हिल एक क्रम में हम देख रहे हैं ना, क्रम में नीचे की ओर अगर आए, ठीक है। पटकाई गुम हिमालय रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मिकिर हिल क्या हिमालय रेंज का वो है, मिकिर प्राची। मिकिर हिमालय की श्रृंखला है। मेघालय सर, ये जो पठारी वाला है उसका क्षेत्र है, जो इधर से क्या बोलते हैं। आप मिजो लिखिए, और मिजो के बाद मिजो लिख वो लिया ना। वो छोटा नागपुर वाले का हिस्सा होगा वो। हाँ, और इसके बाद एक नाम इसके था पठारी। इसके बाद आप लिखिए यारा सर, कानियोमा, यारा कानियोमा और पेंगुयोमा। याराकान ये इंडिया में नहीं है, ध्यान रखना, दोनों म्यांमार में और इंडिया के बॉर्डर पे है। ये केवल इंडिया में नहीं है, बाउंड्री बनाता है याराकानियोमा, याराकान, ठीक है। ये इंडिया और म्यांमार का। ये भारत और म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाता है। हाँ, और पेंगु युमा आप देखेंगे तो म्यांमार के में है, और उस बीच में इरावदी नदी बहती है, ठीक है। तो ये याद रखना। एक क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए कि निम्नलिखित में से किन दो हिल्स के बीच, हिल्स या क्या लिख सकते हैं हिल्स को, अ, श्रृंखला भी पर्वत पहाड़ी। श्रृंखला, पहाड़ी लिख सकते हैं, या पर्वत श्रृंखला भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन दो हिल्स के मध्य क्वेश्चन है, किस हिल, दो निम्नलिखित में से किन दो हिलों के ऐसे लिखना। हिलों को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिल्स को। पहाड़ियां पहाड़ियां। पहाड़ी। हाँ, तो लिख दीजिए, दो पहाड़ियों के बीच, निम्नलिखित में से किन दो पहाड़ियों के बीच, ब्रैकेट में हिल्स लिख देना, के बीच बरेल रेंज, बरेल बरेल बड़ेल। हाँ, रेंज, BARAIL, बरेल रेंज अवस्थित है, ठीक है। बरेल रेंज अवस्थित है, ठीक है। बरेल रेंज अवस्थित है। नंबर फर्स्ट लिखिए, नंबर ए, बरेल रेंज के बारे में लिखिए। मिसमी और नागा हिल्स, मिसमी डैश नागा भी लिखिए। नागा और याराकान योमा से लिखिए। नागा और मिजो, नागा हिल और मिजो हिल। और डी लिखिए, और डी लिख दीजिए आपको, मिसमी मिसमी और एक और नाम देखो, मिसमी और पेंगु योमा लिख देते हैं, पेंगु योमा। कौन सा होगा सही आंसर?
बरेल रेंज, असम नागालैंड के, नागा हो गया। असम और नागालैंड के सर बॉर्डर पे, नागा में जो है। नागा और मिजो, ठीक है। बरेल रेंज नागा और मिजो के बीच में अवस्थित है, ठीक है। नागा और, सर इसका ना प्रैक्टिकल आंसर सर, हाँ हाँ, मिसमी मिसमी और नागा के बीच तो कोई होगा ही नहीं। मिसमी और पटकाई ऑप्शन में नहीं है। हम्म, न- नागा और याराकानियोमा ऑप्शन में है, उन दोनों के बीच बीच में कोई होगा। नागा नागा, मिजो ही सब वो नाग आपने सीरियल में लिखा था। नागा और याराकान योमा की बात करें तो इसमें मिजो हिल्स आ जाएगा, ठीक है। और नागा और मिजो के बीच में देखिए वहीं पे जब आप असम और नागालैंड के बॉर्डर पे ध्यान से देखिए, वहां पे एक आपको बरेल रेंज मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, जो हिल से यहाँ पे उसको व्यवस्थित करने के लिए, जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे ऊपर मिसमी, पटकाईगुम, नागा, मिजो, याराकान, युमा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर पूछे, कुछ भी पूछे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, हेडिंग दीजिए, और हेडिंग दीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट था, अ, ये हमने माइक ऑफ कर लीजिए, माइक, इसका माइक ऑन। अब आ जाओ उत्तर का, जो हम आप मैदान पे आ जा रहे हैं, ठीक है। नहीं, शिवालिक हिल्स पढ़ा लिए। हाँ, विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान भेजा तो है आपको, वीडियो का शायद वही है ना, उसमें देखो एक बारी, शायद वही है, ठीक है। क्लियर। देखो या इसको सिंधु और गंगा के मैदान भी हम सिंधु सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए आप, नोट डाल डाल करके, जहां से आप लोगों का क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फिर हम क्लास नोट लिखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, समझिए। जैसे अगर हम गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो मैदान है, ठीक है, आप चाहो तो लिख लो। किसी को कुछ पूछना है क्या? सर हाँ, जी सर, मिकिर वाला किसका, मिकिर हमको थोड़ा, मिकिर वाला किसका हिस्सा है? ये हिमालय का नहीं है, हिमालय के साइड में है। मिकिर, देखो मिकिर हिल्स एक बारी आप सर्च कर लीजिए, मैं भी सर्च कर लूंगा। मुझे तो शिवालिक रेंज का हिस्सा है क्या, एक बारी देखो तो, इसलिए मैंने बोला कि एक बारी देख लो। सर उससे जुड़ा हुआ तो नहीं दिख रहा है, अलग दिख रहा है मैथ में। हाँ, तो उसको देखता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से शिवालिक में नहीं होना चाहिए मिकिर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबूर, अगर मिसमी। अपना चीज भेज दिया तो शिलोंग का पठार जो है इधर, दक्षिण का पठार उससे है। देखो डफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है, ठीक है। ये सब और यहाँ पे हिमालय का है। अ, मिसमी, मिसमी हिल्स मेरे ख्याल से अ, मिसमी, देखो मिसमी ऊपर से हमने जो हमने देखा, मिसमी वो तो पूरा का पूरा आपका शिवालिक रेंज का है ही। मिसमी, दाखला है अरुणाचल प्रदेश में, मीरी है, ठीक है, अबोर भी है, मिसमी पहाड़ी है, ये सब इसका हिस्सा है, हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है। हिमालय जैसे पटकाई बूम, नागा, मिजो और याराकानियोमा, ये हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है। लेकिन जो आप एक बार देख लो, मुकिर की पहाड़ी मुझे नहीं लगता कि हिमालय का रेंज है, ये मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ, पर ही
देखना पड़ेगा। आप एक बार ही देखिए तो, इतना देर में तो सर्च कर लिए हो। मिकी रेंज इज द पार्ट ऑफ, ठीक है। किसका पार्ट है जी? देखो, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इसमें देखो अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा बेल्ट है। ये किस तरह से बना है, मतलब ये जो गंगा सिंधु का जो मैदान है, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? साक्षी, आप तो ज्योग्राफी की स्टूडेंट है। सर इनके द्वारा लाए गए जो लोड से हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? क्यों ठीक है वो, लेकिन कैसे? समझाइए इसको एक बारी। सर गंगा हिमालय की नदी है और ब्रह्मपुत्र और सिंधु तो हिमालय पार्क में भी है। तो हिमालय से जब आती है तो उसको हिमालय से जो भी उसका मलबा है काट के बनाती है, वो इधर मैदान में जो बिछा देती है। फिर वो कैसे, क्यों, कैसे बन गया यहाँ पे, इस तरह का मैदान कैसे बन गया? मेरा ये क्वेश्चन है। सर मैं समझ नहीं पा रही। ये देखो, ये जो हमने अभी देखा, जो मिकिर है ना, तो वही कह रहा हूँ कि हिमालय का नहीं, वो कार्बी आंगनम पठार जो है उसका हिस्सा है, ठीक है। पठार का हिस्सा है। देखो, जब रंजीत क्लास में नहीं है क्या? जैसे देखो, हमने पढ़ा कि किस तरह से जब याद है जब पिंजिया पेंथालासा पढ़ा था, जी पेंजिया और सर। पेंथालासा, फिर जब टूटा था तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या बन गया था? टेथिस सागर बन गया था, ठीक है। तो ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है और इसके बीच में टेथिस सी था, इसके जब अवसाद उठेगा, ठीक है, जब अवसाद ऊपर की ओर उठेगा, अगर प्लेट टेक्टोनिक का आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे द्रोणी का निर्माण होगा, ठीक है, होगा ना? द्रोणी का निर्माण होगा। और जो इन पहाड़ी के तरफ से, जो आप ऊपर में क्या है, तिब्बत का पठार है, याद है, और ट्रांस हिमालय है जो हिमालय से पहले है, हिमालय से पहले। तो यहाँ की जो नदियां हैं, ट्रांस हिमालय की तरफ से नदियां और तिब्बत के पठार की तरफ से जो नदियां निकल के आती है, वो इस पहाड़, ये जो द्रोणी, यहाँ से एक तो द्रोणी बन रहा है और ऊपर जो पहाड़ उठ रहा है, इसको काट करके अवसाद को ला करके यहाँ पे क्या करना, जमा कर देगा इस सीट, ठीक है। यही कारण है जब हिमालय में जाते हैं तो हम कई तरह की घाटियां देखते हैं, जिसमें वी यू आकार की जो घाटी है, सब क्या है, मतलब कि जो नदियां हैं उस पहाड़ी को काट करके उसके अवसाद को कहाँ ला करके डिपोजिट कर दिया है, तो ये जो द्रोणी बना इसको भर दिया, ठीक है। और ये अगर हम गंगा एक तरफ ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखो, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सर हाँ। सर इसको थोड़ा दोबारा रिपीट कर देंगे सर, इसको ऐसे दोबारा कैसे? रिपीट कर 2 मिनट जो आपने बताया। आप ना बहुत गायब हो जाते हैं क्लास से। वैसे ही का देखो, समझ नहीं। मैंने ये बताया कि जब हमने पढ़ा था कि एक अंगारा लैंड था, जब पेंजिया और पेंथालासा समझाया था, याद है ना, पेंजिया और पेंथालासा, और एक गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में टेथिस सी हाँ जी, है। हाँ जी तो टेथिस सी, जब प्लेट जी। टेक्टोनिक आप पढ़ेंगे, आगे हम पर्वत का निर्माण अगर कहोगे तो वहां पे पढ़ेंगे। और जब टेथिस सी जब बना था, ठीक है, टेथिस सी बना था, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ से जो सिल्ट आया, और बाद में हमने देखा कि जब प्लेट टेक्टोनिक के कारण यही सिल्ट बढ़ करके हिमालय बनना शुरू हो गया था, ठीक है। हिमालय के रेंज से ये जो टेथिस सागर के मलबा है, सिल्ट है,
और आपको पता है कि जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहा है, उससे पहले भी ट्रांस हिमालय है कि नहीं? ट्रांस हिमालय है, है। और ट्रांस हिमालय और तिब्बत की पठार के तरफ से जो नदियां आ रही है, उसने क्या करा होगा, इस उठते हुए जी, जो ये पहाड़ी है इसको काटना शुरू किया। बात समझ रहे हैं? और इसके नीचे जो टेथिस शुरू सागर का किया। जो हिस्सा है, जी, ये एक बड़ा सा द्रोणी बन जाएगा। ठीक है, द्रोणी क्या हाँ, होता क्योंकि है वहां से साक्षी? मलबा ऊपर उठा है। हाँ, द्रोणी बन जाएगा। अब चूंकि ये जो नदी अपने साथ मलबा ला रही है, तो इसका यहाँ पे कई हजार वर्षों तक, हजार क्या करोड़ों वर्षों कहिए तक यहाँ पे सिल्ट का डिपॉजिट हुआ है। और इसी डिपॉजिट से क्या बना है, गंगा का मैदान बना है। और हमने पहले ही लिखा था ये किस युग का है, याद करिए। और ये सबसे नवीनतम मैदान है। तो इसकी जो सर एक बिल्कुल सही है। मेरा एक सवाल है हम्म, सर, जब गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, तो उस समय जब हिमालय बन गया था, तो तब क्या गंगा भी उत्पन्न हो गई थी? हिमालय बन गया था तो गंगा क्या गंगा का उसमें, उद्भव हो चुका था। गंगा का देखिए, गंगा की जब जब हिमालय का रेंज बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, आपको पता है कि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है। तो जब हम्म। हिमालय का निर्माण होगा और एक बड़ा सा रेंज बनता जाएगा, समझ रहे हैं, तो इस पर ग्लेशियर बनना तो स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ववर्ती और परवर्ती नदियां आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कई सारी ऐसी नदियां हैं जो तिब्बत और ये क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय से आ रही हैं, और वो अब हिमालय को क्या करना शुरू हम्म। करा, काटना शुरू कर दिया। ठीक काटना है, शुरू करेगा। अब जैसे देखिए, अब हिमालय का अब यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे किसी नदी का रास्ता है या किसी चीज के कारण जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, वहां पे हाइट के कारण बर्फ जमना शुरू होगा। स्वाभाविक है कि जब वो ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर बनेंगे, हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारा जो ग्रेट हिमालय है उसमें कितने तरह के ग्लेशियर के बारे में भी हमने कुछ प्रमुख ग्लेशियर पढ़े। स्वाभाविक है कि जब वो ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी बनेगी, बनेगी ना। तो जब जी, जो ग्रेटर हिमालय जी, से नदी आएगी, वो मध्य हिमालय को काटेगी कि नहीं काटेगी, और शिवालिक को काटेगी कि नहीं काटेगी, ये बताइए। काटेगी ना। जी, हाँ, तो कुछ नदी जी, ऐसी है जो मध्य हिमालय और शिवालिक के लिए क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती हो जाएगी, समझ रहे हैं। और कुछ नदियां ऐसी जी। हैं जो हिमालय के लिए पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो ये अब जैसे एक ब्रह्मपुत्र, हम्म सिंधु। अब देखो, अगर ये याद रखना, यहाँ पे जो हमारा मेन फैक्ट है, साक्षी, अब आपसे क्वेश्चन ये बताइए कि अगर हम इसकी गहराई देखें, मतलब जो ये द्रोणी बनी है, इसकी एक धरातल स्तर, मतलब कि एक निम्न स्तर, जो नीर जिसको हम कहते हैं, एक तरह से मान के चलो, इसकी गहराई कितनी तक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है सिविल सर्विस, शायद बीपीएससी ने भी पूछा हुआ है कि गहराई, मैक्सिमम गहराई कितनी तक है। हेलो, मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? देखो, इसकी जो मैक्सिमम, ये 6000 मीटर तक नीचे है। ठीक है, 6000 मीटर तक, लेकिन औसतन अगर हम देखें तो इसकी गहराई 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 6000 से अधिक, यानी 6100 भी, 6000 रखो, लगभग 6000 मीटर तक इसकी नींव गहरी है। ठीक है, सोच लो, गंगा का जो मैदान है इतनी सर सर सी आप हिमालय ये उठेगा। कह रहे हैं गंगा के मैदान। जो क्या? द्रोणी है वो 6000 किलोमीटर तक नीचे है, जिसमें 6000 द्रोणी किलोमीटर 6000 नहीं, किलोमीटर तक नीचे है, जिसमें किलोमीटर नहीं, मीटर, किलोमीटर तो आपका हो जाएगा। 6000 मीटर, हाँ हाँ, मीटर। मीटर लिखा है ना हाँ, मैंने ये। उसमें से बाद में अब सात वगैरह जमा हुआ और मैदान बन हाँ गया, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। इसकी जो मैक्सिमम का जो गहराई है, इस जो सिल्ट है गंगा मैदान गंगा के की, मैदान के लिए समझ रहा है। हाँ, अवसाद की जो गहराई है वो 6000 मीटर तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है सर जी? इसके इम्पोर्टेंट
इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपने अभी लेक्चर दिया वो लिखवा दीजिए। तो ये है, देखो लिखिए। पहले चलो लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। बिगिनिंग फ्रॉम तैतीस सागर। लिखिए गंगा का मैदान, गंगा का मैदान हिमालय द्वारा लाई गई, गंगा से ऐसे लिख लेना, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान हिमालय द्वारा लाई गई नदियों के निक्षेप से बना है। ठीक सर है। गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, हाँ, हिमालय द्वारा मतलब हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बना है। ठीक है, और अवसाद से बना है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि आप हिमालय की निर्माण या प्लेट टेक्टोनिक का भी लिख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेटों का जो विस्थापन होता है ना, और आपने देखा कि किस तरह से यूरेशिया प्लेट से टकरा करके, याद है ना, चीनी कोई प्लेट है जी, इंडो यूरेशियन प्लेट जिसे हम कहते हैं, उसमें चीनी कोई प्लेट है नहीं, यूरेशियन प्लेट। ये साक्षी नहीं है क्या क्लास में? सर बोल क्यों नहीं रही है? आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, आपसे ज्यादा ये बोल रहे हैं। महिला फर्स्ट होनी चाहिए है। तो देखो इसमें ब्रैकेट में लिख दो कि जो हिमालय के निर्माण के कारण जो द्रोणी बनी थी, इन द्रोणी में सर बीच में ब्रेक कर दिए। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद ऑब्लिक अपक्षेप से बना हुआ। आगे? हाँ, अपक्षेप से बना है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, यह हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित द्रोणियों में, ठीक है, द्रोणी लिख देना, द्रोणी में जमा होने के कारण बना है। मतलब अवसाद जो है ना, ये द्रोणी, अब समझ में आ गया ना कहने का मतलब। जब हमने टेथिस सी देखा, तो टेथिस सी का मलबा जब ऊपर की ओर उठेगा प्लेट टेक्टोनिक से, तो स्वाभाविक है कि नीचे एक द्रोणी बनेगा, और जब इन द्रोणी में यहाँ से नदी द्वारा सिल्ट ला करके भरा जाएगा तो एक मैदान बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसका क्षेत्र। ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि जब पेंजिया बिखरता है, अंगारा गोंडवाना अलग होता है, तो बीच में तैतीस सागर बनेगा। तैतीस सागर ही लिटरली जो है हिमालय, सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान का मेन बेस है। नहीं, तैतीस सागर भाई, तैतीस सागर तो तैतीस सागर हिमालय का बेस बना ना। तैतीस सागर का जो सिल्ट है उससे हिमालय बना है सर। बिल्कुल बना, लेकिन जो हम तराई, भाबर और वो क्या पढ़ते हैं बांगर, तो वो भी तो कहीं ना कहीं इस विशाल गंगा के मैदान का हिस्सा है क्या? वो अभी है भगवान, अभी उस पे आ रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला है, गंगा के मैदान को हम कई भाग में बांटते हैं। अभी मैंने कहा आपने शिवालिक पढ़ा दिया क्या? तब उसमें नहीं आया? नहीं, शिवालिक मैंने पढ़ा दिया है। शिवालिक में भाबर प्रदेश कैसे आएगा? भाबर है, तराई है, पौप है, खादर है, ये प्रदेश हम गंगा के मैदान पे आएगा। नहीं, अभी पढ़ाना है भाई। अभी मैं कुछ गंगा के मैदान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। शिवालिक हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है, शिवालिक पूरा हो चुका है, धैर्य रखिए, कुछ नहीं छूटा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा गया है, पहले था। हाँ, नहीं, तो पहले नहीं है या बाद में नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं गंगा का मैदान जो पढ़ा रहा हूँ, गंगा का मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे गंगा का मैदान बना है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये समझा रहा हूँ कि गंगा का मैदान किस तरह से बना है। तो मैंने बताया, आप एक काम करना, एक पेपर सीट ले लेना, ठीक है, पेपर सीट ले करके और उस पे बहुत सारा रेत डाल देना, ठीक है, और दोनों इधर से भी एक प्लास्टिक सीट ले लेना और इधर से भी एक प्लास्टिक सीट ले लेना, ठीक है, और दोनों को धीरे धीरे पुश करना।
अपोजिट, इसको नॉर्थ, इसको हाँ, साउथ के। वो हिमालय बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो रेत है कुछ इस तरह से उठना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं? और ये जो रेत उठेगा तो इसकी जड़ में यहाँ पे देखिएगा कि कुछ गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा कि एक फोल्ड उठेगा और फिर इसके बीच में कुछ गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा। तो पहला देखिए, पहला क्रम में ग्रेट हिमालय बना है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय का जब मलबा आया, मध्य हिमालय के मलबा से शिवालिक, ठीक है, याद रखना ये भी। उसमें ऐसा नहीं कि केवल टेथिस सी से ही मध्य हिमालय बना है, उसमें ग्रेटर हिमालय का मलबा भी शामिल है, नदी द्वारा जो ला करके पहले जब हिमालय, पहला क्रम में जब हिमालय का ये निर्माण आपने होगा। क्यों नहीं लिखवाया तब? इतना साक्षी, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। साक्षी आपने पढ़ा होगा कि जब ग्रेटर, पहले देखो सबका मैंने युग बताया था कि किस युग में ग्रेटर हिमालय बना है, सबसे बाद में शिवालिक बना है। तो जब ग्रेटर हिमालय, जब देखो ये प्लेट टेक्टोनिक से जब ये ग्रेटर हिमालय बनेगा, ग्रेटर हिमालय बनेगा, और इससे पहले ट्रांस हिमालय भी है ना, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यहाँ से तो नदी है ही ऑलरेडी, वो इस जब हिमालय ये ऊपर की ओर उठ रही है, ग्रेटर हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जो ट्रांस हिमालय की नदियां है वो इसको क्या करेगा, काटेगा। तो इसका अवसाद यहाँ पे जमा होगा कि नहीं होगा, इसके द्रोणी में, इससे जो ग्रेटर हिमालय की द्रोणी है, ठीक है। और जो ग्रेटर हिमालय की जो नदियां, खुद भी नदी यहाँ से जो आएगी वो अवसाद लेकर के यहाँ जमा करेगी कि नहीं जमा करेगी, आप समझ रहे हैं? तो इस द्रोणी में, और फिर जब इस पर प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो ये द्रोणी उठना शुरू होगा और इससे क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय बनेगा। और जब मध्य हिमालय की नदियां और ग्रेटर हिमालय की नदियां जब आकर के आपके इधर सिल्ट जमा करेगी, तो फिर इसके पैरेलल में एक छोटा सा हिमालय बाद में बनेगा जिसको हम शिवालिक कहते हैं, ठीक है। और इन तमाम पर्वत के कारण, ये तमाम जो पर्वत है, इन सब के कारण एक विशाल मैदान में द्रोणी बन जाएगा, ठीक है। ये द्रोणी है, और ये द्रोणी पहले ग्रेटर हिमालय से भी जो नदी आ रही थी उसके कारण जमा हो रहा है, बाद में मध्य हिमालय से भी आएगा, शिवालिक से भी सिल्ट आकर के जमा होना शुरू करेगा। तो कहने का मतलब, इस द्रोणी का जो नींव है, नींव निचला हिस्सा एकदम, और अभी का जो वर्तमान का हिस्सा ऊपर वाला है, ये हमें इसकी जो गहराई मिलती है वो 6000 मीटर तक, ठीक है। और दुनिया की, सर एक रिक्वेस्ट करूं क्या? दुनिया की सबसे विशालतम द्रोणी में जमा हुआ अवसाद से ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बना हुआ है, ठीक है। आप बोलिए, विशाल और गहरा। ये जो, हाँ बिल्कुल समझ में आया। ये जो आपने अभी प्रोसेस समझाया कि ट्रांस हिमालय की नदियां पहले से थी, पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये पूर्ववर्ती नदी जब मैं अपवाह पर आऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, अपवर्ती नदी क्या होती है, अनुवर्ती नदी क्या होती है, इसको मैं वहां पे समझाऊंगा अपवाह में, ठीक है, क्योंकि हमें एक नदी पढ़ना है। हाँ, सर मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मुझे थोड़ा कम समझ में आया जो आपने अभी पढ़ाया। ट्रांस हिमालय से निकल, जो आपने पढ़ाया कि जो पहले से नदियां अवस्थित थी तिब्बत के पठार से या मानसरोवर के पठार से जो निकलने वाली नदियां थी, उसने ट्रांस हिमालय को अवक्षेपित किया। जब ट्रांस हिमालय को अवक्षेपित, नहीं, पहले समझो मेरी बात, ये ट्रांस हिमालय है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आप बस उसको रिपीट कर दीजिए। कौन है भाई, आज खून भी लोगों का, ऐसे लोगों का। एक तो लोग कॉल कर करके परेशान करे रखते हैं। चलिए देखिए, ये जो इसको समझो आप इस तरह से, जैसे देखो ये ट्रांस हिमालय से पहले है, हमने पहले ही पढ़ा था। और ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, याद है, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ट्रांस हिमालय, और हिमालय से पहले। अब मैंने बताया जो टेथिस सी है, यहाँ पे जो टेथिस सी था, ठीक है, इसका मलबा जब प्लेट टेक्टोनिक होगा और ये प्लेट इधर और एक प्लेट इसको
मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ, थोड़ा सा इस तरह से। स्वाभाविक है कि इसके मलबा जो होंगे ना, ये ऊपर की ओर उठना शुरू होगा, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर उठना शुरू होगा। चूंकि ये ऊपर की ओर उठ रही है और ऊपर से जो हाईलैंड है एक तरह का हमारे पास ट्रांस हिमालय, यहाँ की जो नदी है साथ के साथ नदी भी आ रही है। तो जब आप मान लो नदी के रास्ता में नदी ऐसे एक कुछ ऐसे उठ रहा है, तो ये क्या होगा, नदी अपना रास्ता बनाएगी ना भाई, इस पहाड़ को काटना शुरू करेगा। मतलब आप मान लीजिए, आप एक सॉफ्ट रॉक ले लीजिए, सॉफ्ट रॉक ले लीजिए, ठीक है, और एक हार्ड रॉक ले लीजिए, हार्ड रॉक ले लीजिए, और फिर एक सॉफ्ट रॉक ले लीजिए। इन तीनों को आप किसी तरह से चिपका दीजिए, और फिर आप पानी, अब इसको एक लाइन में डाल करके ऊपर से यहाँ से पानी का बहाव कर दीजिए। तो देखिएगा कि ये सॉफ्ट रॉक है, उसको काटना शुरू कर दे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहले वी आकार की घाटी बनेगी, फिर बाद में जब चौड़ा हो जाएगा तो यू आकार की घाटी बनेगी। ये जो घाटियां बनेगी, अब देखो जो ट्रांस हिमालय की नदी है, ये जैसे जैसे ये उठ रहा है ऊपर, मान लो ऐसे ऊपर पहले ऐसे उठा है, अब इसको यहाँ से सॉफ्ट रॉक मिला, यहाँ से काटना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये अब हिमालय ऊपर उठती जाएगी और ये गड्ढा और बनता जाएगा, ये ऊपर उठती जा रही है और ये गड्ढा बनता जाएगा। लेकिन यहाँ के जो मलबा है ये भी तो ऊपर उठ रहा था ना भाई, वो जो कट करके जो मलबा नदी अपने साथ ला करके नीचे जो द्रोणी है वहां डालती चली जाएगी। आप समझ में है, ये अवसाद कहाँ आएगा, यहाँ जमा होगा। तो ये अब समझ में है, जो ट्रांस हिमालय की नदियां है, उसकी सिल्ट हिमालय की जो ग्रेटर हिमालय का जो उठाव हो रहा है, उसको काट करके ग्रेटर हिमालय की जो पर्वतीय पाद क्षेत्र है वहां ला करके जमा कर देगी, इस द्रोणी में जमा कर देगी, ग्रेटर हिमालय से जो द्रोणी बना है। तब समझ में आया। और साथ के साथ ग्रेटर हिमालय से भी जो नदियां आएगी हाइट बढ़ने से, या फिर जो बरसाती जो भी नदी आ रही है वो भी सिल्ट लेकर के आएगी यहाँ। अब फिर इस सिल्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इस सिल्ट पे प्रेशर पड़ने से फिर ग्रेटर हिमालय के पैरेलल भी एक पहाड़ खड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। अब देखो ट्रांस हिमालय की नदियां और मध्य हिमालय ग्रेटर हिमालय की नदियां, दोनों जो नदी आ रही है, अब ग्रेटर हिमालय की नदी आ रही थी, क्या इसको काटना शुरू करेगी कि नहीं करेगी। अब ये भी जैसे जैसे ऐसे देखो, अब मध्य हिमालय ऊपर उठती जा रही है, मध्य हिमालय का हिस्सा था, लेकिन पानी इसको काटना शुरू करेगा, तो ऐसे बनना शुरू हुआ कि नहीं बनना शुरू होगा, और बीच में द्रोणी ये जो घाटी बनेगी। तो मध्य हिमालय की भी नदियां अपने सिल्ट को ला करके अपने पर्वत पात में जो द्रोणी बनाए वहां जमा कर देगी कि नहीं कर देगी। अब फिर इस पर जब प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ भी एक उठाव होगा छोटा सा सबसे बाद में, और ये क्या बन जाएगा, शिवालिक बन जाएगा। अब समझ में आया, शिवालिक रेंज हो गया। अब देखो शिवालिक रेंज, अब ये तीनों नदियां जो, एक मिनट सुन लो, अब हाँ ये तीनों नदियां यहाँ पे सिल्ट ला करके जमा कर दिए। अब ऐसा हो सकता है हजारों करोड़ों वर्ष बाद कि फिर इस पे दबाव बने और शिवालिक के पैरेलल फिर एक रेंज बन करके निकल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक और रेंज बन जाए। हाँ बनेगा, बनेगा ही स्वाभाविक, अरबों खरबों वर्ष बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं। हाँ बोलिए। हाँ अब, और ये प्लेट टेक्टोनिक्स निरंतर चल रहा है। हाँ निरंतर चल रहा है, जो प्लेटें हैं वो निरंतर परिवर्तित हो रही है, मूवमेंट कर रही है, तो नो डाउट ही बनेगा ही बनेगा। अब देखो ये जो ऐसे ऐसे पहाड़ उठा है, एक रेंज, दूसरा रेंज, फिर छोटा तीसरा रेंज, अब ये तीनों रेंज के जो अवसाद उठने के कारण ये जो ऊपर उठा है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा द्रोणी बनेगा कि नहीं बनेगा। सभी में द्रोणी था, यहाँ भी द्रोणी था, बढ़ गया, यहाँ भी द्रोणी था, फिर ये शिवालिक की तरह। अब ये सब ग्रेटर हिमालय से लेकर के मिडिल और शिवालिक के भी जो अवसाद आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जमा होगा। यही है द्रोणी, यही ये ठीक है, एक तरह से कहिए कि गड्ढा जो बन गया उसमें हिमालय के अवसाद अपनी नदियों के साथ आकर के जमा होना शुरू हो गया। बात समझ में आ गया, अवसाद जमा होना शुरू हो गया। अब ये नदी चूंकि अपने साथ अवसाद लाई है, यानी कि इन शॉर्ट जो ये सारे अवसाद है वही पहाड़, ये पर्वत श्रेणियों के भी बड़े कारण है। सागर की जो सिल्ट है वही,
तेथीस सागर के सिल्ट। अब देखो, अब तेथीस सागर के सिल्ट जब मैंने हिमालय का आंतरिक बताया था तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट ऐसे रॉक है, लेकिन ऊपर में मैंने क्या बताया था, अवसाद बताया था, याद है? वो अवसाद किसका है? ऊपर में आप तेथीस। सेडिमेंट्री बना हाँ, जो बताया था, सेडिमेंट्री। वो क्या है, हाँ, जो वो उस किसका हिस्सा है? रीजन है कि वो तेथीस बद्रीन सागर है। तक, हाँ, वो सेडिमेंट्री। जी जी जी। अब समझ में क्योंकि आया, वो बहुत तेथीस दिन तक सागर है। नीचे रहेगा तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ही बनेगा, हाँ, अब और ऊपर मान लो, बनेगा तो सॉफ्ट बनेगा और तो सेडिमेंट्री रहेगा। और तेथीस सागर के जो सिल्ट है वो हिमालय पे है, और वो मतलब बरसात के साथ खुल करके आ रही है, साथ के साथ उसमें बड़े बड़े जो ग्रेनाइट वगैरह के रॉक है वो भी कट करके जब आती है तो बड़े बड़े रॉक बोल्डर्स छोटे छोटे में बदलते हुए एकदम घिसते हुए कई कई, क्योंकि उसमें कई तरह के मतलब कि घटनाएं घटती है, आपस में रॉक का टकराना, पानी का फोर्स है, ठीक है, और इसके बाद नदी की जो घाटियां होती है उसमें टकराना, आपस में कण में टकराव, तो वो छोटा छोटा बन करके एक सील्ड के रूप में गंगा के मैदान तक आते आते क्या हो जाता है, निक्षेपित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है, वो मिट्टी बन जाता है। हाँ, तो स्वाभाविक है कि अब जो हमने देखा तो वही मैंने जी। बोला कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये द्रोणी बन गई, ये पहाड़ उठने के कारण जो नीचे एक इस तरह का द्रोणी बन गया यहाँ पे, ये इसकी गहराई, गंगा की जो द्रोणी है या गंगा की सीट की जो गहराई है वो 6000 मीटर तक है। आप समझ में आया? 6000 मीटर तक। हाँ सर, समझ आया, समझ आया। ठीक सर है। एक सवाल है, मॉर्फोलॉजी पूछ। सर ये जो ये मेटामॉर्फिक और वो बेसाल्ट और सेडिमेंट्री रॉक ये होते हैं, हमें रॉक वो पढ़ना है जरूरी ना। ना है कि वो, हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। पढ़ना रॉक भी है। पढ़िएगा तो रॉक भी, तो ये मैं भी। कह रहा हूँ ये हाँ। जरूरी, हम्म। जरूरी नहीं है कि हिमालय के जो एकदम अंदर है वही बेसाल्ट हो और ग्रेनाइट और नीस हो। बाहर भी बेसाल्ट और ग्रेनाइट हो सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं, देखो, सेडिमेंट्री अंदर बाहर हो। नहीं नहीं, देखो देखो, नहीं, अब ऐसे नहीं, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है। जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये तो पूरा का पूरा अवसाद है ना भाई, ये पूरा का पूरा टेथिस सी का अवसाद है। बात समझ रहे हैं? इसलिए वो सेडिमेंट्री है। हाँ, और इसके नीचे कठोर चट्टान तो होगा ही, आप समंदर में चले जाइए तो हाँ वो समंदर का जो, बिल्कुल होगा, बात समझ रहे हैं, तो ये ग्रेनाइट, बिल्कुल होगा सर। जी 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 जी। ग्रेनाइट और नीस टाइप के हैं, और इसमें कई तरह के हलचल होते हैं। अब वो भूकंप है, वो अंदर भी कई तरह के हलचल होते हैं, खिसकाव होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल पीस रॉक है हिमालय का, वो अस्थाई है, ऐसा नहीं है। इसमें भी क्या होगा, ये भी टूटेगा, खंडित होगा, पानी, परिवर्तन। पानी बरसों तक काट काट करके उसको अपने साथ बहा करके ले जाएगा। बात समझ रहे हैं? और आप गंगा और के सर रूपांतरित की होगा। रूपांतरित चट्टान, ठीक है, जब आप अवसाद जब जमा होना शुरू होता है ना, हम पढ़ेंगे कि चट्टान किस जी तरह से बनता है और किस तरह से एक लेयर जमा होते होते और काफी हाई प्रेशर के कारण, ऑक्सीजन के एब्सेंट के कारण किस तरह से उसमें दबाव बनता है, और तब वो कौन कौन से चट्टान कैसे कैसे रूपांतरित हो जाते हैं, और किस रूपांतरण से कौन सा बनता है, ठीक है, चट्टान का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी जी भी आप लोग आईएएस की तरफ पढ़वाइएगा मुझसे, कि तब तो पता चला 2 सब्जेक्ट जी। फ्री, सिविल सर्विस का फ्री ही पढ़ने में 1 साल लग जाते हैं। साक्षी बेहोश हो गई मैं होगी, पानी वानी है कि नहीं जी? पी लीजिए, इनका पेपर है अभी। क्या सर? कह रहा हूँ कि आप बेहोश हो गई होगी कि इस बार फिर डिटेल पढ़ने लगे तो पता चला कि वही पेपर कई महीना में निकल गया। नहीं वो हाँ, ऐसा बोलिए। नहीं सर है मैं सर, दिमाग मतलब नहीं लगा जानकारी रहा, है जब आप बता रहे थे ना तो मेरे दिमाग। हाँ, ये समझ में आ गया कि जो ये जो हिमालय के निर्माण से, हिमालय मतलब तीनों इसकी जो बिल्कुल आ श्रेणियां गया, हैं, बिल्कुल आ ठीक गया। है, तो उसकी जो द्रोणी जानते हैं है। सर, हाँ, मुझे ना थोड़ा सा कभी कभी नींद आ जा रही। नींद आ रही है, सो जाइए। हाँ, आज आज नींद आ रही है। छोड़ दूं क्या? नहीं चलो, पढ़ाइए, 11 बजे तक पढ़ाइए। देखो, तो ये समझ में आ गया, तो मेरा कहने का मतलब जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इसका जो औसत, औसत जो एक तरह से आप लिख लीजिए, कुछ पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट यही लिख दीजिए कि हिमालय की, सॉरी, जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की जो मैदान है जलोढ़ का, उसमें लिख दीजिए, इस मैदान में
जलोढ़ का निक्षेप नींव से, नींव ऐसे लिख देना, नींव तक डैश लगा करके लिख देना, 6000 मीटर की गहराई तक अवस्थित है। ठीक है, इसके जो समझ में आ गया ना, जलोढ़ का जो अब जलोढ़ है, इसमें जलोढ़ का मैदान है ना ये, इसमें जो जलोढ़ है या अवसाद है वो कितने गहराई तक देखा गया है, 6000 मीटर तक लगभग। लेकिन इसकी जो औसतन, हाँ औसतन ध्यान रखना, औसतन किसी देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोग गूगल सर्च भी करते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, कई लोग आपको 600 मीटर तक दिखाएगा, आंसर में भी 600 मीटर दिखेगा गूगल पे। ठीक है, तो 600 मीटर ये मत कह देना कि मैंने गलत पढ़ा दिया है। ठीक है, इसकी जो नींव तक की गहराई सर 600 6000, मीटर वाला औसत हो जाएगा। क्या नहीं 600, औसतन 600 600 मीटर नहीं, वाला औसत औसतन 600 नहीं, कहने का मतलब अधिकतम गहराई, नींव तक की जो अधिकतम गहराई है वो 6000 मीटर तक देखा गया, 6000 के 6100 मीटर तक, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसका औसत क्या है? औसत क्या है? औसत देखो, औसत गहराई अधिकांशतः किताब लिखता है कि औसत गहराई इसकी जो द्रोणी में जो अवसाद जमा हुआ है या जलोढ़ का निक्षेप जो जमा हुआ है, क्योंकि हमें सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक देखना है, तो वो 1000 से लेकर के 2000 मीटर, 2000 मीटर, वो भी 600 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, ये समझ में? क्लियर? जी। अब देखो, और इसका एक तो ये हो गया औसत गहराई, और एक पॉइंट और लिख लो, और समुद्र तल से इसका औसत ऊंचाई कितना है जी? समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई इसका कहा जाता है कि अधिकतम ऊंचाई अंबाला के पास है, अंबाला, और यही कारण है कि ये गंगा और सिंधु के बीच में जल विभाजक के तौर पे काम आ जाता है। ठीक है, अंबाला विभाजक है, अंबाला जल विभाजक है। हाँ, तो अब ऊंचाई अधिक कैसे हो गया ना, तो इधर देखो ऐसे गहरा हो गया, इधर सिंधु का मैदान हो गया, इधर गंगा का मैदान हो गया, ये ऊंचा है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ से जल किधर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, पश्चिम की तरफ, और यहाँ से इधर पूरब की तरफ। ठीक है, ये समझ में है? इसका एक और पॉइंट लिख लो, देखो सर हाँ सर अंबाला के पास औसत ऊंचाई अधिकतम है, अतः गंगा व सिंधु के बीच जल विभाजक का काम करता है, के मैदान के बीच ये जल विभाजक है, जल विभाजक, हाँ जल विभाजक काम कर, लगभग 300 मीटर के करीब आप लिख सकते हैं। अंबाला में जो इसका जो हाइट है 300 मीटर तक लगभग, ये नहीं है कि परफेक्ट, वो जो आप ये छोटा फिगर बताते हैं वो लिखवा दीजिए। हाँ वो देखो, ये सब याद रखना नहीं, हाँ ये याद रखने की जरूरत है कि नींव तक जो गहराई है वो 6000 मीटर, इसमें आपका क्वेश्चन बना हुआ है। और ध्यान रखना कि गंगा ब्रह्मपुत्रा सिंधु का जो मैदान है विश्व का एक ऐसा मैदान है जहाँ जलोढ़ का निक्षेप काफी पाया जाता है, और दूसरा कि विश्व का सर्वाधिक फटाई हमारा ये मैदान है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऐसा है कि अगर हम बात करें खादर प्रदेश का, तो खादर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ बिना खाद की खेती की जा सकती है। क्यों साक्षी, बताइए क्यों? नई जलोढ़ मिट्टी वहां आती है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी आती है, क्योंकि वहां नई जलोढ़ मिट्टी आती है, तो इसलिए वो बहुत उपजाऊ होती है। गाँव में कंकर पत्थर होते हैं, इसलिए वो उप नहीं होती। हाँ, इनको भी बोलिए, पुरानी होती है वो। बोलिए, आप भी बोलिए। सर इसमें जो मिट्टी लेकर आती है तो उसमें अवसाद होता है और प्लस ह्यूमस होता है, और इसमें चूना और फास्फोरस की मात्रा होती है। ठीक है, मतलब अवसाद और इन चीजों का मात्रा अधिक हो, कहने का मतलब एक खादर जो है काफी फर्टाइल क्षेत्र माना जाता है, और दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान अगर कुछ है वो है गंगा का मैदान, ये भी याद रखना। ठीक है सर, इसमें चूना की भी मात्रा होती है। थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे तरह धीरे बोलिए ना।
हाँ। जलोढ़ सर, नई जो जलोढ़ मिट्टी आती है ना, हम्म, तो पोटेशियम की मात्रा होती है, की मात्रा, इसलिए भी उपजाऊ होती है। हम्म। आप क्या बोल रही थी साक्षी? सर पूछ रही थी अम्बाला किसका किसका जल भंडारण का काम करता है? गंगा और सिंधु ना, हम्म। गंगा और सिंधु। ठीक है। क्लियर। जी सर। हम्म। अब देखो मैं कहाँ क्या लिखवा रहा था ये बताओ, औसत से बुला देते हो आप। एक और लिख लो, इसका क्या सर, क्षेत्रफल। क्या बोल रहे हैं औसत सर? ऊंचाई मैडम क्या डिस्कस कर रही हैं? वही कई क्वेश्चन पूछा था कि 32 वो कौन सा अम्बाला क्या है, वो पूछ रही थी। नेक्स्ट लिखिए इसका जो क्षेत्रफल लिख लो। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लगभग लिख लो, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक। 7 से 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कई जगह पे मिलेगा 7, कई जगह पे 7.5, तो 7 लाख से अधिक है। 7.5 लाख भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। और इसकी जो एक तरह से अगर हम लंबाई देखें सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर हो जाएगा। 3200 किलोमीटर लंबाई में। क्या सर, क्या ये लिखवाए हैं अरे आप क्लास को? भाग कहाँ जा रहे हैं ये बताइए, क्लास में से छोड़ के कहाँ भाग जा रहे हैं आप? क्षेत्रफल इसका हम जो ये इसमें लगते हैं ना, आवाज नहीं आ रही है आपकी, ये देखो जो मिनट क्षेत्रफल किया है ना, है क्षेत्रफल सर, आम, इसका जो क्षेत्रफल है वो फल 7 से 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। और लंबाई लगभग इसकी जो लंबाई है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो मैदान है, इसकी जो लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है। और क्षेत्रफल 7 से 7.5 लाख, लिख लेना, लाख लगा दो। 7.5 हाँ, से 7 लाख। हाँ, लाख। वर्ग, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर मतलब स्क्वायर किलोमीटर, लाख हाँ वर्ग। सर, समझ गए। ठीक है। जी जी। हाँ, तो ये देखो एक तो ये हो गया। क्लियर। वो ये कुछ इम्पोर्टेंट था हम्म, कि अब देखो, अब आ जाइए, अब नेक्स्ट नोट बनाओ। और अब जो आप बोल रहे थे ना, अब मैं शुरू करूंगा उसको। ठीक है। हम्म, और लिखिए कि उच्चावच की दृष्टि से, उच्चावच या उच्चावच की दृष्टि से, उच्चावच की दृष्टि से, जी उच्चावच की दृष्टि से दिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ वो। हाँ, जी सर। दिख रहा है। हाँ, लिखिए ऊंचावच की दृष्टि से, दृष्टि से विभाजन, इसका विभाजन। ठीक है। गंगा के मैदान, गंगा मतलब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसका हम ऊंचावच की दृष्टि से किस तरह से विभाजन करेंगे। ठीक है। क्लियर। ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे पहला लिखिए भाबर, भाबर प्रदेश। दूसरा लिखो तराई, तराई। तीसरा लिखो कॉफ, कॉफ। ठीक है। कॉफ प्रदेश लिख लिया। क्लियर। और भी अब जैसे देखो जहाँ पे आपने कॉप लिखा है ना, कॉप के नीचे ऐसे लगा दो, नीचे, और लिखो बांगर, बांगर।
खादर, बांगर खादर। और जैसे देखो जब हम बांगर मिट्टी पढ़ेंगे तो बांगर मिट्टी में कुछ सिंचाई के कारण कुछ पर मतलब कि जो विकृतियां आई है उसके कारण किस तरह की मिट्टी का निर्माण हुआ है जी? सर लाल मिट्टी, अम्लीय मिट्टी हो गया। है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी यहाँ पे कैसे वो पहाड़ी क्षेत्र में नहीं, जल। हाँ बोलिए। नहीं है रे, माचिस। नहीं सर, वो रे है बहुत रे ज्यादा है रे है। उसके काम से। ठीक है यहीं पर देखो यहीं सर पर वो हाँ हम ठीक है, लेटेराइट मिट्टी पहाड़ी प्रदेश में पाया जाता है, एक मिनट रेल मिट्टी बोलते हैं लेकिन उसको। बहुत बांगर बांगर जो ज्यादा क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के कार्य अधिकता के कारण जो नमकीन सफेद होता क्या है देखो। जब आप मतलब कि जब इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन की भी अपनी कंडीशन है। जब आप इरिगेशन करते हैं पानी जब नदी मैदान के क्षेत्र में लोग क्या करते हैं जल एकदम भर देते हैं, खाद भी डाल दिए। तो जब जमीन में जल भरता है ना जैसे हरियाणा है पंजाब का क्षेत्र है और राजस्थान का जो क्षेत्र और हरियाणा के क्षेत्र तो राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा हुआ और पंजाब से जुड़ा हुआ वहाँ मरुस्थलीकरण का एक दूसरा कारण भी है जैसे डेजर्ट से जो सैंड आता है उसका भी एक कारण है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा कारण है कि अतिशय सिंचाई सिंचाई में पानी ज्यादा डाल देना खेत में पानी उसमें क्या होगा नमक घुलता है। ठीक है और घुलने के बाद वो ऊपर आ जाते हैं और जब वो ऊपर आ जाएगा पानी एब्जॉर्ब हो गया कुछ सनलाइट से सूख गया वो नमक क्या होता है जमीन के ऊपरी सतह पे बैठ जाता है। बात समझ में आया? तो इसे एक तरह से एक नमकीन सफेद परत बन जाता है और बार बार इस तरह से होने पर ठीक है मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है और ऐसी मिट्टी जो बनती है उसको रेह बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब का क्षेत्र जहाँ पे अतिक सिंचाई हुआ है और खास करके ये आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। सर तो ये ठीक है लौड़ी हो जाएगा। क्या? वेस्टर्न हाँ यूपी वेस्टर्न में। पश्चिमी इसका प्रकृति तो पश्चिमी उत्तर लौड़ी हो प्रदेश। जाएगा। एक मिनट क्या असेंबली साक्षी हो। एक बार फिर से बोलिए। इसका जो नेचर होगा रीढ़ का जो नेचर होगा ये अम्लीय होगा या लवणीय होगा। अम्ल क्या होता है और बेस क्या होता है ये बताइए। सर हमको लगा वो लौड़ी होगा, बेस से नमकीन हाँ, होगा। बेस नमकीन होता है ना तो बेसिक सॉइल होगा। ठीक है जिसका पीएच स्केल 7 से कम हो अम्ल है। और नमक क्या है बेस है या एसिड है? अम्ल है। ये लवण, हाँ, ये सर स्ट्रॉन्ग साल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ठीक बेस है है। तो इसमें इस तरह के जो नमकीन होगा ये अम्ल नहीं होगा मैं बेस होगा। मैं ठीक है मैं गलत हूँ क्या? सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस नहीं 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 नहीं। है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इसी में हम आगे कुछ जैसे एक और हम इसी में कुछ सर इसको लिखना नहीं लेगी, बाद में लिखाएंगे, इसको अभी लिख लें। अरे को अभी पहले बांट लेते हैं ना नहीं वो खादर जब मैं बताऊंगा ना तब मैं बताऊंगा कि खादर में ही हम वहां पे रेह मिट्टी के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है और जी देखो इसी में यहीं पर जो खादर प्रदेश है वहां पर कुछ और भी हम पढ़ सकते हैं जैसे अगर कहोगे तो शंकु अंतर शंकु। ठीक है क्या है ये वो इस तरह से हम कुछ चीजों को और पढ़ लेंगे और या लिख ही लो एक लाइन बना लो शंकु और अंतर शंकु अंतः शंकु और एक नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए जो ऊंचा उच के हिसाब से डेल्टा लास्ट। क्लियर? इतने तरह से हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। ठीक है ये कल पढ़ेंगे ना सर? है? क्या कह रहे हैं? ये कल पढ़ेंगे ना? क्यों अभी क्यों नहीं पढ़ेंगे? चलिए लिखिए ये कल पढ़ेंगे, टुमारो पर। लिखिए भावर भावर प्रदेश।
देखो भाबर क्या है, साक्षी बताइए तो। सर जब नदी उतरती है हम्म, पर्वतीय क्षेत्र में तो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, उसमें विलीन हो जाती है, तो उसको भावर बोलते हैं। देखो जो बड़े शिवालिक बड़े है, बोल्डर होते शिवालिक में ये पहाड़ी हो गया, मतलब पहाड़ है हिमालय का जो सबसे अगर हम देखें तो दक्षिणी विस्तार शिवालिक है, ठीक है, हिमालय का। तो अब यहाँ पे क्या है, इस शिवालिक के जो गिरिपाद है, ठीक है, गिरिपाद मतलब ये वाला क्षेत्र, गिरिपाद, ठीक है। तो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश जो खास करके सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में नदियां अपने प्रभाव द्वारा, मतलब कि प्रवाह प्रवाह द्वारा कुछ निक्षेप को जमा करती है, ठीक है, निक्षेप को जमा करती है, जिसमें मतलब कि जो आप जब नदी के तरफ, पहाड़ के तरफ जाएंगे शिवालिक को, तो शिवालिक से कभी पहाड़ी पे जब आप चढ़ो, कुछ वहां पे बड़े अच्छे अच्छे दार्शनिक स्थल है, आप हरिद्वार ही जाकर के देखो, तो उस पर चढ़ने के बाद गंगा नदी को देखना, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारे मतलब छोटे 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 बोल्डर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि जब ये जो पुराने पत्थर का जो जमाव होता है यहाँ पे कई सारे, मतलब एक तरह से आप समझिए कि छोटे छोटे अंडा के तरह, ठीक है, अंडा की तरह, बास्केट ऑफ एग्स भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे क्षेत्र में भाबर प्रदेश में जो नदियां है क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। कहते हैं कि नदियां विलुप्त हो गई, विलुप्त नहीं होती है, वो भूमिगत हो जाती है, मतलब इन जमाव के नीचे से नदियों का प्रभाव होता है, प्रवाह होता है, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है या भूमिगत हो जाती है, और ये क्षेत्र गिरिपाद यानी शिवालिक के गिरिपाद में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र आपको क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश कहलाता है। और जब आप तराई लिखवा दूं या नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूं, बताइए। साक्षी को भी नींद आ रहा है और आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में। हैं। सर अब मैं तो नींद आ रहा है, फिर भाग गया, नींद नहीं सकते हो, लेकिन उनको दिक्कत है तो इसलिए ये बात कर लीजिए। अब देखो जैसे नींद अब आता है तो उसको एक भगा मिनट, ये जो नहीं। जैसे एक समझ लेते हैं इसको, जो ये गिरिपाद क्षेत्र था, शिवालिक का गिरिपाद मतलब सबसे उत्तरी क्षेत्र, शिवालिक के दक्षिण में और गंगा मैदान के सबसे उत्तर में, ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा पाया जाएगा, शिवालिक के, देखिए सर मैं शिवालिक के हिसाब से देखें तो दक्षिण सर शिवालिक के, किस तरह हाँ, और उसके बाद अगर हम देखें जो भाबर सबसे प्रदेश है, सबसे पहली बात थी भाव आई। हाँ, भावक प्रदेश के समानांतर, इसके समानांतर एक पतली सी पट्टी होती है, लगभग आपका आ, आप कह सकते हैं कि 20 से 30-40 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, 20-30, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपेंड कर सकता है ये, मतलब आमतौर पे 15 से लेकर के 30 किलोमीटर की चौड़ाई में एक पतला सा बेल्ट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, भाबर की तुलना में एक निम्न समतल मैदान होता है, और यहाँ पे नदियां क्या होती है, भूमिगत से बाहर आती है, और ये दलदलीय क्षेत्र होता है, बाहर क्या आ होता जाती है, है, हाँ, उसको तराई क्षेत्र हाँ, दलदलीय क्षेत्र होता है, दलदलीय, ठीक है, दलित होती है, तराई क्षेत्र। हाँ, और इसी को तराई कहते ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हैं। और कल पढ़ेंगे सर। इसके बाद देखो, इसके नीचे जब जैसे हम तराई के नीचे आते हैं तो कॉप का जो प्रदेश है वो शुरू होता है। कॉप बड़ा सा हिस्सा है, कॉप मेन हिस्सा यही है, कॉप, ठीक है। और कॉप, हाँ, कॉप का जो ऊपरी हिस्सा है, इससे तराई के नीचे वाला जो ऊपरी हिस्सा है वो बांगर होगा, ठीक है, क्या होगा, बांगर, जहाँ जहाँ कहने का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ जलोढ़, पुराना जलोढ़ है, ठीक है, या उच्च भूमि है जहाँ पे बाढ़ आती है और उसका निक्षेप वहां पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, पुराना ऊंची भूमि, और इसलिए जो कण के आकार होंगे वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है, खादर की तुलना में बड़े भी होंगे और खादर की तुलना में पत्थर की तरह होते हैं, कम उपजाऊ भी होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो कहने का मतलब कंकर बंजरी टाइप का चुना युक्त जमीन होता है, ठीक है, और जो आप, चुना युक्त,
खास करके जो सतलज का मैदान है और ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान जो नदियों के मध्य वर्गीय हिस्सा जिसे हम कहते हैं, ऐसे क्षेत्र हो जाएगा बांगर। जी बांगर के उत्तर में और ऐसे क्षेत्र जहां नदियां बराबर अपना बाढ़ लेकर के आती है, ठीक है, जलोढ़। और ऐसे क्षेत्र में नदी की जो निकटवर्ती, खास करके नदी के निकटवर्ती, जैसे जैसे हम नदी के दूर जाएंगे, बांगर क्षेत्र नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्र है वो जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र होता है। बात समझ रहे हैं? जो कैचमेंट एरिया होता है रिवर का, वो और उसके वैसे भी आसपास का जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, उसका वो जो उसका एक कारण ये है कि खादर जहाँ जमा होता है वो प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है, तो वैसे भी वहाँ महीन और वैसे कम होंगे, और बांध के क्षेत्र में नदी का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा तो वहाँ पत्थर से वाले होंगे और थोड़े नीचेपन भी होंगे, इसलिए उपजाऊ नहीं होता है, और मिट्टी ठीक के है। कण और भी बड़े होंगे। कहाँ कहाँ बाकी मिट्टी के जगह खादर में या बांगर में? बांगर बड़े होंगे, नदी और जो खादर है में थोड़ी वास्तव में होंगी और तेज बहेंगी। खादी कम तेज बहेंगी तो वहाँ मिट्टी के अवक्षेप थोड़े पतले होंगे और वहाँ ज्यादा ह्यूमस होगा, तो मुझे लग रहा थोड़ी है कि स्लो हो जाएंगी। ये चैप्टर पढ़ाने का था ही नहीं। क्यों सही सर? है। आज आप लोगों ने पढ़ाने कहा दिया है मुझको। अच्छा सॉरी सर। अरे नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, अच्छा है। तो देखो ये अब यहाँ जो ये क्षेत्र है, सॉरी सर। अरे नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है इसमें। अब ये कहने का मतलब ऐसे क्षेत्र जो भूमिगत जल का एक अच्छा सा संग्रहण करता है, ठीक है, और ये उपजाऊ प्रदेश हो जाएगा। और मैंने बताया कि जब हम खादर क्षेत्र में, खादर अब लिख लेना, ठीक है, खादर क्षेत्र में जो काफी जल उसके कारण क्या कहते हैं, मतलब सिंचाई के कारण, अति सिंचाई के कारण इन क्षेत्रों में जो नमक युक्त मिट्टी का विकास हुआ है। जब मैंने बताया कि जब हम पानी बहुत ज्यादा जमीन में लगा दे, खेत में लगा दे, मतलब अति सिंचाई भी उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि नमक जो होता है जमीन का वो घुल करके ऊपर आ जाता है। तो इससे जो नमक युक्त मिट्टी का विकास हुआ है उसको रेत या कल्लर भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? रेत लिख दीजिए तो या लिख कल्लर। दीजिए, कल्लर, ठीक है, रेह या कल्लर, खास कहीं करके लिख दीजिए। जो लिख दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए ना, रेह या कल्लर, ठीक है। रेत सर रेह इसको और समझाने रेह, के बाद भी नहीं लिखाएंगे इसलिए अभी। रेह और कल्लर इस तरह के, जो से पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, हरियाणा का शुष्क प्रदेश है, ठीक है, इन क्षेत्रों में, और पंजाब का जो कुछ क्षेत्र है वहां पे जो खास करके जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने शुरुआत करा, इन चीजों से सीखा कि किस तरह से जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके कारण जो हमारे खामियां झेला है, इसके कारण हम फिर क्या कह रहे हैं कि नहीं, प्रकृति की तरफ आइए, नेचुरल खेती करिए, बात समझ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। इससे हमारी जमीन क्या हुई है, हरी ही उत्पादन बढ़ा है, जमीन का उत्पादन बढ़ा है। आपने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन आपने जमीन को क्या कर दिया, बंजर बढ़ा दिया। धीरे धीरे उसकी उत्पादकता क्या होती जा रही है, नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो समाप्त होता जा रहा है। अगर उसमें खाद न दिया जाए, ये न दिया जाए, तो जमीन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे अनफर्टाइल हो रहा है, और रेह की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो जमीन बंजर होता चला जाएगा, मतलब अनुपजाऊ मैदान में बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर? अब देखो यही जो पॉप का जो प्रदेश हमने देखा, पॉप के प्रदेश में जो विशाल मैदान पे अब आप आ जाएंगे, तो विशाल मैदान में नदियों के निक्षेप होता है। जैसे आप अगर मरुस्थल में जाएंगे तो देखेंगे कि हवा अपने साथ रेत को उड़ा करके और ले करके एक अलग तरह की आकृति बनाता है, ठीक है, और वहां पे कई तरह की आकृतियां बनती है। हाँ, टिब्बी बात, टिब्बी वो कई तरह की टिब्बी आकृतियां हैं, और पता वहां क्या देखेंगे बोलते हैं। हम कई तरह की आकृतियां हैं, अपर्दन से भी जी। और निक्षेपण से भी। यहाँ पर जो जलोढ़ है, जी। जलोढ़ का जो निक्षेप होगा, बात समझ रहे हैं, मैदानी विशाल मैदान में जो गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान है, उसमें जब इस जलोढ़ का निक्षेप होगा, ठीक है, तो इसी से निक्षेप से कुछ आकृतियां बनती हैं। तो उस आकृतियों को हम खास करके
अब जलोढ़ पंख या अथवा शंकु कहते हैं, क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख और शंकु, ठीक है। जी जी हाँ, जी जी। और एक जरूर याद रखना है कि जो हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण किया जाता है। घाघरा नदी, ठीक है, जलोढ़ का निर्माण नहीं करती, ठीक है। घाघरा नदी क्यों नहीं करती है सर? अब देखो, अब नदी, वो नदी निक्षेप ज्यादा होगा, जलोढ़ शंकु का ज्यादा होगा जिस नदी में सील की मात्रा क्या है, अधिक है, जिसका कैचमेंट एरिया बड़ा है। अधिक होगी। बात समझ रहे हैं? जी तो ये सब चीजें होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं। जी और हिमालय की जो अधिकांश जी। नदियां है वो सामान्य शंकु का निर्माण करती है, और ब्यास, रावी, महानंदा, तीस्ता नदी जो है ना, ये मिश्रित शंकु का निर्माण करती है। कारण है कि ये नदियां जो है आसपास की नदियां हैं, और ये जो शंकु बनाती है वो मिश्रित शंकु बनाती है, ठीक है। और लास्ट में हमारा डेल्टा। डेल्टा क्या है, अब नदियां कुछ हिमालय की जो नदी है वहां पे मिलती है समुद्र से, न समुद्र में मिलेगी, और अपने सुंदरबन साथ, जैसे। हाँ, अपने साथ जब निक्षेप, देखो जैसे जैसे नदी युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था की ओर गुजरती है, समझ रहे हैं, जब उसको तो ढोने लायक वो नहीं होगी क्या, तो वहीं पे छोड़ देती है। हाँ, जब तो इतनी विध हो जाएगी, उसमें मूवमेंट नहीं रहेगा, तो अपने साथ लाए सारे सिल्ट को बहा नहीं सकती, तो वहीं पे क्या कर देती, वो बहुत होती है हाँ, तो देखो आपको चौड़ाई तो बढ़ गई, मुहाने पे। जल की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, लेकिन स्पीड यानी कि नदी को काटने की क्षमता कम है। कहने का मतलब किनारे को, तट को काटने की क्षमता कम है, निक्षेप करने की क्षमता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और नदियां इस क्षेत्र में जब अपने मुहाने पे जा करके जो एक जलोढ़ का निक्षेप करती है, तो उससे क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा का डेल्टा जो है वो राजमहल की पहाड़ी से लेकर के सुंदरबन तक लगभग अगर देखा जाए तो 450 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई भी अगर देखें तो वो लगभग 480, 50, मतलब 450 से लेकर के 500 किलोमीटर चौड़ाई तक ये फैला हुआ है। और एक बृहद गंगा जो है अपने मुहाने पे एक बृहद डेल्टा बनाता है, और वहां पे सबसे विश्व का एक प्रसिद्ध वन पाया जाता है जिसको हम सुंदरबन कहते हैं, सुंदरी पेड़ के कारण, ठीक है। सुंदरी, हाँ सुंदरी बोलते हैं। हाँ जो एशियन टाइगर का ना, क्या एशियन टाइगर का नहीं, बाघ का एक क्या जैसे, है, होम शेल्टर है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका गंगा का मैदान, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये कोई इतना नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लिख लोगे ना? जी तो लिख लीजिएगा। आज हमने इसको, नेक्स्ट देखो, प्रायद्वीपीय भारत और तटवर्ती जो हमारा क्षेत्र था, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र देख लेंगे, और क्या नाम है, जो द्वीप समूह है, नेक्स्ट क्लास में इसका खत्म करेंगे इस चैप्टर, ठीक है। जी ठीक। ये लिख लीजिएगा, साक्षी लिख लीजिएगा ना? सर, और इसका भाषा पे लिखा गया कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसमें बोल सकते हैं। क्या, जैसे और कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर देखो अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलता है तो लिखते चलिए। वो भूल मतलब जो बताए, क्या क्या बताए उसका। अच्छा, जितना समझाया सब भूल गए? नहीं सर, उससे बोली ना, भाषा तो मतलब लिख लेंगे। हम्म, लिखा जाएगा ना कि दोबारा क्लास में फिर लिखवाना पड़ेगा इसको? बताइए, लिखवाना पड़ेगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आज समझा दिया है और आज खूब इस पे डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में सीधा मैं 5 से 10 मिनट, 10-15 मिनट में लिखवा दूंगा, ठीक है। लिखा दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ, तो वहां पे फिर से शुरू मत होइएगा आप लोग, क्योंकि जानता हूँ कि ये पढ़ा हुआ है, आसान चीज है, तो फिर खींचिएगा जी मत। क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि प्रायद्वीप और तटवर्ती और ये द्वीप समूह, ये पूरा समाप्त करना था मुझको, ठीक है। लेकिन लगता है एक क्लास और खींच जाएगा, क्योंकि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट वो तटवर्ती है। फिर जैसे हम मध्यवर्ती उच्च भूमि भी आप लोगों को थोड़ा सा, मैं जब उसको पढ़ेंगे तो डेल्टा वगैरह के बाद
मध्यवर्ती तो उच्चभूमि आप वगैरह केवल भी। लेट हो गया, लगभग 1 घंटा लेट हो गया, इसलिए ज्यादा है, नहीं तो हो गया होता। हम्म, ठीक है। मरुस्थल ये कुछ चीजें रह गया। उसके बाद देखो हम सीधा नदियों पे ही आ जाएंगे। ठीक है, अपवाह जो हमारा अपवाह तंत्र है ये खत्म करने के बाद अपवाह तंत्र पे आ जाएंगे। ठीक है, और वहां पे आप लोग को सब्सिक्वेंट सर क्या मैं बोलते हैं, क्वेश्चन डाली थी, देखे ना? क्या? मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाली थी, आप बोले थे डालने के लिए, तो डाली थी, देखे ज्योग्राफी वाला। कौन सा क्वेश्चन? 68 वाला जो क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी का। अच्छा अच्छा, वो तो अब मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ आज। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, प्रणाम सर। हाँ हाँ, प्रणाम।